स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। मैं नहीं जानती थी कि ये कब से शुरू हुआ था, लेकिन बस इतना पता है कि जब मैं 12 साल की थी तो वो 10 साल का था। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं अपने चाचा का हाथ पकड़े उस घर में पहुंची थी जो मेरी दादी का घर था, लेकिन मैं पहली बार यहाँ आई थी। मैं हिचकियों से रो रही थी। बड़े से सहन में एक तख्त पर बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। बाकी कुछ और लोग थे और बच्चे वहां मौजूद थे। 2 आदमी भी थे, लेकिन सभी मुझे नफरत से देख रहे थे। उनकी अजीब सी नजरों को देखकर मैं अपने चाचा के बिल्कुल पीछे जाकर छुप गई थी। मेरा हाथ अब भी चाचा के हाथ में था। मेरे चाचा मुझे अपने साथ लेकर उस तख्त तक पहुंचे। कहने लगे, माँ ये बड़े भाई की बेटी है। दोनों पति पत्नी हादसे का शिकार होकर जान गंवा बैठे हैं। ये पोती है आपकी, अब ये इसी घर में रहेगी। ये सुनना था कि तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत, जो कि रिश्ते में मेरी दादी लगती थी, चिल्लाकर कहने लगी, कभी नहीं, ये मेरी पोती नहीं है। इस गंदे नाले की गंदगी को वहीं पर छोड़ाओ जहां से उठा कर लाए हो। आगे मैं इसे कभी अपने घर की इज्जत नहीं बनाऊंगी। मेरे चाचा कहने लगे कि आपके बेटे की औलाद है। माँ कुछ भी हो, हम अपने खून को यूं बाजार में नीलाम नहीं कर सकते। हमारी इज्जत को ये शोभा नहीं देता। मेरी दादी कहने लगी कि इसकी माँ मेरे बेटे को खा गई अपनी अदाओं से। इसने मेरे बेटे को फांस लिया और ये भी अपनी रगों में एक तवायफ का खून ही रखती है। देख लेना, कल को किसी ना किसी से मुंह काला करके बैठ जाएगी, हमारी इज्जत को नीलाम करके रख देगी। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि गला घोट कर मार दो इसका। मैं इस घर में इसे नहीं रखूंगी। मेरी दादी का गुस्सा एक पल भी कम होने को तैयार ना था। वो मुझ पर ऐसे चिल्ला रही थी कि जैसे कि मेरा कोई कसूर हो। मैं उस वक्त 12 साल की थी, इसलिए नहीं जानती थी कि तवायफ किसे कहते हैं, बाजार हुस्न कहाँ का नाम है, और मेरी माँ का क्या कसूर था, या मेरे बाबा ने क्या गलती की थी कि मेरे माँ बाबा के मरने पर भी सिवाय एक चाचा के कोई भी उनकी मौत पर नहीं आया था। मैं शहर में रहती थी, मैंने अपनी माँ को कभी भी बेहुदा कपड़े पहने नहीं देखा था। वो तो हर वक्त पूजा पाठ करती रहती थी। मेरी परवरिश भी ऐसे ही की जा रही थी। कम उम्र में ही पूजा पाठ के बारे में मैं बहुत जानती थी और स्कूल भी जाती थी। मेरी जिंदगी बिल्कुल वैसे गुजर रही थी जैसे कि बहुत शरीफ घरानों की लड़कियों की गुजरती हैं। हाँ, लेकिन मैंने ना तो कभी अपने नाना नानी को देखा था, ना दादा दादी को। मेरे लिए तो सब कुछ मेरे माँ बाबा ही थे, जो एक हादसे का शिकार होकर मर चुके थे। मैं तो एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रही थी जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे माँ बाबा दोनों ही कार हादसे में मर चुके हैं। मैं बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो मैंने अपने चाचा को ही अपने पास देखा था, या फिर आस पड़ोस की औरतें थी। बड़ी मुश्किल से मैंने ये सदमा बर्दाश्त किया था। चाचा ने ही मेरे सर पर हाथ रखा था और माँ बाबा के अंतिम संस्कार के बाद मुझे अपने साथ लेकर गांव आ गए। मेरे दादा इस गांव के सरपंच थे। लोगों में उनकी बहुत ज्यादा इज्जत थी। उनके देहांत के बाद दादी भी इज्जत की निगाहों से ही देखी जाती थी। लेकिन मेरे बाबा को एक तवायफ से प्यार हो गया था। वो मेरठ में काम कारोबार के सिलसिले में जब जाते थे तो वहीं उनके दोस्त उन्हें बाजार हुस्न में ले गए। वहीं उन्हें मेरी माँ से मोहब्बत हो गई और उन्होंने मेरी माँ से शादी करके उन्हें अच्छी जिंदगी देनी चाहिए। लेकिन जब माँ को गांव लेकर गए तो एक तूफान उठा था। मेरी माँ को तो किसी ने भी ससुराल में स्वीकार नहीं किया था, बल्कि उनके साथ साथ मेरे बाबा को भी जायदाद से बेदखल करके धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया था। मेरे बाबा शहर आ गए, वहीं नौकरी करने लगे। मेरे यही चाचा कभी कभी मेरे बाबा से मिलने आते थे, इसलिए मुझे उनकी पहचान थी। मैं यहाँ आ तो गई थी, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई भी अपना नहीं था। सबके चेहरों पर मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। मैं डरी सहमी चाचा के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। मेरी दादी की गुस्से भरी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। मैं बेहद डर गई थी। इस बड़े से सहन में मेरे एक ताऊजी और चाचा और उनकी बीवियां और बच्चे खड़े थे। मैंने डरी हुई नजरों से एक एक करके सबको बारी बारी देखा था। वो सबसे कोने में खड़े थे, मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे। चाचा दादी की मिन्नतें और खुशामतें कर रहे थे कि फेरी को किसी कोने में पड़े रहने दो, लेकिन घर से बाहर ना निकालो। घर के सारे कामकाज कर लिया करेगी ये, इसे यहाँ रहने की जरूरत है। बड़ी मुश्किल से मेरी दादी ने हामी भरी थी। कहने लगी, ये जो सहन में पुराना कमरा है ना, जिसमें कूड़ा कबाड़ा पड़ा है, इस लड़की को बोलो कि वही कोने में अपना बिस्तर लगा ले, और हमारी मर्जी के बगैर ये कुछ खाएगी पिएगी भी नहीं। चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सामने बने एक स्टोर रूम के पास ले गए, जिसका लकड़ी का दरवाजा था। इसकी कुंडी खोलकर जब दरवाजा खोला तो पूरे कमरे में अंधेरा अंधेरा था। चाचा ने एक छोटा सा बल्ब जलाया तो वहां पर घर के सारे फालतू के सामान के अलावा और कुछ नहीं था।
मुझे इस वक्त मैं भी एक फालतू सामान की तरह ही लग रही थी। चाचा ने ही कमरे की थोड़ी बहुत सफाई की थी और वहां मेरा बिस्तर लगा दिया। मैं आज तक कभी अकेली नहीं सोई थी। मुझे अकेले रहने से डर लगता था। मेरी माँ ही मेरे पास सोती थी। हाँ, मेरे सोने के बाद वह दूसरे कमरे में चली जाती थी, लेकिन अगर बीच में मेरी आंख खुल जाती तो मैं रोने और चिल्लाने लगती थी। मुझे अंधेरे और अकेले कमरे से बहुत डर महसूस होता था, लेकिन यहाँ कोई ना था, इसलिए मैं चुप से कोने में बैठ गई। तो चाचा कहने लगे, कुछ खाओगी? भूख तो मुझे लगी थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरे चाचा मुझे वही कमरे में बिठाकर बाहर चले गए, लेकिन जब वापस आए तो 2 सूखी रोटियां और हरी मिर्च और प्याज पकड़ा कर कहने लगे, ये खा लो, अभी माँ गुस्से में है, इसलिए तुम्हें इसे खाकर ही गुजारा करना होगा। मुझे वो सब देखकर अपने माँ बाबा की याद फिर से आई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरे माँ बाबा ने तो कभी मुझे बासी रोटी नहीं खिलाई थी। मेरी माँ मुझे हमेशा ताज़ी रोटी देती थी, लेकिन माँ बाबा के साथ मेरी सारी खुशियाँ भी मिट्टी में दफन हो गई थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वही 10 साल का बच्चा दरवाजे के कोने में से मुझे रोते हुए देख रहा था। चाचा ने उसे देखा तो वो उन्हें बाबा कह रहा था। शायद वो उनका बेटा था। चाचा उसे कमरे से बाहर ले गए। वक्त यूं ही गुजरने लगा था। सारे घर के काम धीरे धीरे मेरे सर पर आने लगे। मुझे ना तो मेरी चाची अच्छा समझती थी और ना ही उनकी औलादे, सिवाय उस एक लड़के के जो मुझे घूर घूर कर देखता रहता था। ना तो उसने आज तक मुझसे बात की थी, ना ही कोई अपना काम कहा था। वो मेरे सबसे छोटे चाचा का एक लौता बेटा था। उसका नाम रमन था। वो सबका लाडला भी बहुत था। लेकिन एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मेरे हाथ से शीशे का गिलास टूट गया, जिस पर एक जोरदार थप्पड़ दादी ने मेरे मुंह पर दे मारा और कहने लगी, अंधी हो गई हो क्या? इतना कीमती गिलास तूने तोड़ दिया है। आज तो मैं तुझे भूखा रखूंगी। एक दिन भूखी रहेगी तो अगले दिन काम भी ठीक से करेगी। मेरा कान बुरी तरह से मरोड़कर मेरी दादी मुझे किचन से बाहर ले आई और मुझे एक कमरे में धकेल कर फेंक दिया। मैं अपने बिस्तर पर जाकर गिर गई और रोने लगी। वहां कोई ऐसा ना था जो मेरे आंसू पोंछता। चाचा ने भी दोबारा पलट कर नहीं पूछा था। भूख के मारे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। अचानक फिर कमरे का दरवाजा खुला। रमन दरवाजे पर खड़ा था। इसके हाथ में खाने की प्लेट थी। छोटे छोटे कदम उठाते हुए वो मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, क्यों रो रही हो आप फेरी? मैं इस वक्त दोनों घुटनों पर अपना मुंह रखकर रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर मैंने चेहरा उठाकर उसे देखा और कहा कि अपनी किस्मत को रो रही हूँ। मेरी बात सुनकर कहने लगा कि किस्मत क्या होती है? मैंने कहा, तुम छोटे हो, तुम नहीं समझोगे। कहने लगा, इतना भी छोटा नहीं हूँ, बस मुझे दुख होता है जब दादी और ताई जी सब आपको बुरा भला कहते हैं। आप रोती हो तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। कुछ देर तो मैं उसे हैरत से देखती रही कि जब बाकी घर वालों को मुझ पर तरस नहीं आता तो इसे क्यों दुख होता है। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि जब इसने अपने हाथों से मेरे आंसू को पोंछा था। मैंने जब उसे देखा तो उसकी अपनी आंखों में आंसू आ रहे थे। उस वक्त वही एक इंसान था जो मुझे अपना लगा था, या शायद हम एक खून थे। मैंने उसे अपने गले से लगाया और वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे यहाँ कोई भी प्यार नहीं करता। मेरे माँ बाबा न जाने क्यों मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़ गए हैं। मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे कोई गलती हो ही जाती थी। और फिर दादी ने हाथों मेरी शामत आ जाती थी। मैं इससे न जाने क्यों अपने दिल की हर बात कह रही थी, रो रही थी। शायद रमन ही मुझे हमदर्दी के 2 बोल सुनाने को मिला था। उसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया था। फिर तो जैसे ये लगातार जारी हो गया था। रमन हमेशा मेरे पास उस वक्त आता था जब सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते थे। मुझे रमन की आदत होने लग गई थी। मैं दिन भर की सारी बातें जब तक रमन से ना कह देती थी, मुझे चैन नहीं मिलता था, और वो भी किसी दोस्त की तरह से मेरी सारी बातें खामोशी से सुनता था। मेरे बहते आंसू को न जाने कितनी बार उसने अपने हाथों से साफ किया था। वक्त यूं ही गुजरने लगा था। मुझे ना तो किसी ने स्कूल में एडमिशन करवाया और ना पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब रमन स्कूल से आता तो मुझे पढ़ाने लगता था। जो कुछ स्कूल से पढ़कर आता था वो सब मुझे सिखा देता था। 2 साल बीत गए थे, लेकिन दादी का दिल मेरी तरफ से जरा भी पिघला नहीं था। अब भी मुझे सूखी रोटी के साथ प्याज हरी मिर्च मिलती थी, लेकिन रमन अपना खाना बचाकर किचन में रख देता था। जब रात को सब सो जाते थे तो मुझे ला कर दे देता था। कभी स्कूल के पैसों को बचाकर मेरे लिए खाने की चीज ले आता था। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मैं 18 साल की हो चुकी थी और रमन 16 साल का था। अब वो कॉलेज में पढ़ने लगा था। उन्हीं दिनों मेरे ताऊजी का बड़ा बेटा, जो कि कई सालों से बाहर मुल्क में पढ़ाई करने गया था, वो वापस आ गया। मेरी माँ क्योंकि बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैं भी अपनी माँ जैसी ही थी। मेरे ताऊजी की बेटी के लिए आने वाले रिश्ते मुझे पसंद करके चले जाते थे।
तो वो दिन मेरे लिए तकलीफ भरा होता था, क्योंकि ताई जी मुझे मारने पीटने लगती थी। कहती थी तेरी वजह से मेरी बच्ची घर बैठी रह जाएगी। दादी गुस्से से कहने लगी, तवायफ है ना, अपनी अदाएं तो दिखाएगी, लेकिन मैं भी इसको किसी के साथ शादी नहीं करने दूंगी। इसे सारी जिंदगी अपनी नौकरानी बनाकर रखूंगी, इसकी उम्र यही गला के रख दूंगी। दादी की नफरत अभी अपनी जगह पर कायम थी। मैं किचन में खाना बना रही थी कि जब बाहर शोर सा मचा था। मैं जानती थी कि मेरे ताऊजी का बेटा बाहर मुल्क से वापस आया है, लेकिन मैं बाहर नहीं गई क्योंकि मेरे चेहरे पर जख्मों के निशान थे। ताई जी ने मुझे बहुत मारा था। होठों के करीब हल्का हल्का खून बह रहा था। ताई जी से मार खाने के बाद भी मैं किचन का सारा काम कर रही थी कि जब तेजी से रमन किचन में आया, मुझे कहने लगा कि बड़े भाई आए हैं, आप उनसे नहीं मिलेंगी। मैंने उसे अपना चेहरा छुपाने के लिए अपने मुंह पर दुपट्टा ढक लिया। मेरी इसकी तरफ पीठ थी। मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, बस खाना बनाकर सो जाऊंगी, आज नींद आ रही है ना। जाने रमन कैसे मेरे बर्ताव को समझ जाता था कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। फौरन से मेरे पास आ गया। उसे अपने पास पाकर मैंने फटाफट से अपना रुख बदल लिया कि कहीं वो मेरे चेहरे पर जख्मों के निशान न देख ले, लेकिन मैं कहाँ उससे छुपाने की आदी थी। उसने मेरे दोनों बाजू से मुझे पकड़ा और अपने पास खड़ा किया। मेरे चेहरे से दुपट्टा पीछे किया। मेरे जख्मी चेहरे को देखकर उसकी आंखें लाल हुई थी। कहने लगा, ताई जी और माँ ने मारा है ना आपको। मुझे कहाँ इसे कुछ बताने की जरूरत पड़ती थी। वो तो मेरी आंखों से मेरे दिल का हाल जान लेता था कि मुझे कब तकलीफ पहुंची है और किसने पहुंचाई है। उसने मेरे आंसू साफ किए। मैंने कहा, शायद मैं हूं ही इतनी बदनसीब। काश मैं कोई काली कलूटी होती, मेरा चेहरा बदसूरत होता, ताकि तानिया का आने वाला रिश्ता उसे ही पसंद करता, मुझे नहीं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि दफा करें आप सबको, जरूरत नहीं है किसी की परवाह करने की। जब तक आप ये सुनती रहेंगी, ये लोग आप पर जुल्म करते रहेंगे। आप ना खुद उनके सामने बोलती है और ना मुझे बोलने देती हैं। जब से वो कॉलेज में आया था तो थोड़ा बड़ा हो गया था। वो मुझे यही कहता था कि अब अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया तो मैं उसका हाथ पकड़कर तोड़ कर रख दूंगा, लेकिन मैं उसे मना कर देती थी। अपनी कसम देने लगती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर उसने मेरे लिए आवाज उठाई तो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरी कसमों के आगे वो बेबस हो जाता था। फिर कहने लगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको अपने साथ बहुत दूर ले जाऊंगा। मैं इसकी बातें हंस के टाल देती थी। खाना बनाकर जब मैंने डाइनिंग टेबल पर रखा तो पहली बार ताऊजी के बेटे राहुल ने मुझे देखा था। मैंने अपना आधा चेहरा छुपाया हुआ था, क्योंकि जख्मी चेहरा मैं किसी को भी दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसकी तेज नजरों से मैं नर्वस होने लगी थी। इसलिए खाना लगाने के बाद मैं जब वहां से जाने लगी तो उसने दादी से कहा कि दादी, ये लड़की कौन है। दादी के चेहरे पर सिलवटें सी पड़ गई। कहने लगी, जरूरत नहीं है तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की, ये हमारी नौकरानी है, अपना खाना खाओ। लेकिन शायद वो जान चुका था कि मैं कौन हूँ। राहुल एक नौजवान लड़का था, लेकिन मैं इसके सामने जाने से कतराती थी, और उसकी वजह उसकी तेज नजरें थी जो मुझे अपने वजूद पर आर पार नजर होती थी। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे किचन के दरवाजे पर कोई खड़ा होकर मुझे देख रहा है। पहले तो मुझे अपना ये वहम लगा। ठंड की रातें थी, इसलिए सब लोग अपने अपने कमरों में जल्दी ही चले जाते थे। किचन सहन में था, और खुले सहन में किचन और एक स्टोर रूम ही तो था जहाँ मैं रहती थी। मैंने पलटकर देखा तो किचन के दरवाजे पर राहुल हाथ बांधे खड़ा मुझे ही देख रहा था। शायद इसकी नजरों की वजह से मैं उलझी हुई थी। इसे यूं किचन के दरवाजे पर खड़ा देखकर मैं परेशान हुई थी, इसलिए जल्दी जल्दी बर्तनों को धोया और किचन से बाहर जाने लगी। लेकिन वो दरवाजे के सामने खड़ा था। वो दरवाजे से पीछे हटता तभी मैं बाहर जा सकती थी। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है, सामने से हटो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। हालांकि मैं लंदन से आया हूँ, लेकिन वहाँ की गोरी लड़कियों में भी ऐसी खूबसूरती और मासूमियत नहीं है जैसे कि तुम्हारे चेहरे पर है। यकीन मानो, तुम्हें देखकर तुम्हारे चेहरे से नजर हटाना भूल जाता हूँ। ये कहते हुए राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। आज तक मैंने कभी अपनी ऐसी तारीफ नहीं सुनी थी। मैं राहुल से अपना हाथ छुड़ा रही थी। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या कर रहे हो आप। कहने लगा कि तुम्हें देखकर तो मेरे अंदर के जज्बात काबू में नहीं आ रहे। फिर जब से पता चला है कि तुम चाचा की बेटी हो, तवायफ का खून तुम्हारी रगों में दौड़ता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस हुस्न से अपना दिल बहला लूंगी। यह सुनकर तो मेरा रंग उड़ चुका था। वो मेरे कान के करीब अपना चेहरा लाकर धीरे से कहने लगा, $1 में पैसे दूंगा तुम्हें, इतनी तो तुम्हारी माँ को भी एक रात के कभी नहीं मिले होंगे। ये अल्फाज बहुत तकलीफ भरे थे। मैंने जोरदार थप्पड़ राहुल के मुंह पर मारा और चीखने चिल्लाने लगी।
मुझे चीखता हुआ सुनकर सबसे पहले रमन वहां पहुंचा था। राहुल के हाथ में मेरा हाथ देखकर उसने राहुल का गिरबान पकड़ लिया। फौरन उसने मेरा हाथ छुड़वाया। मैं रोते हुए रमन के पीछे छुप गई। अब भी मैं वैसी ही डरपोक सी थी, बेसहारा सी, हर वक्त सहारा ढूंढने वाली, बुज़दिल सी फैरी। रमन की आंखों में तो खून उतरा हुआ था। इसने तो बुरी तरह से राहुल का गिरबान झंझोड़ कर रख दिया था। कहने लगा, हिम्मत कैसे हुई फैरी का हाथ पकड़ने की। रमन की तेज आवाज सुनने पर दादी और चाचा चाचियां सब उठकर कमरों से बाहर आ गए थे। मैं रमन के पीछे लगी रोए जा रही थी। राहुल ने सबको देखकर रमन से अपना गिरबान छुड़वाया और कहने लगा, क्या बदतमीजी है रमन, इस झूठी लड़की के लिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अरे खुद मेरे कमरे में आई थी और मुझसे कहने लगी, जरा किचन में मेरी बात सुन लो। मुझे लगा न जाने से कोई काम होगा, इसलिए मैं किचन में आ गया और वहां ये मेरे सीने से लग गई और कहने लगी कि मुझे अपना लो। मैंने इनकार कर दिया। मैं तो इससे अपने आप को छुड़वा रहा था कि इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगी कि अगर तुमने मुझे अपनाया नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। राहुल ने सबके सामने मुझे ही झूठा कर दिया था। मैंने नहीं में सर हिलाया। मैंने कहा, ये झूठ है। लेकिन दादी और चाचा चाची सभी मुझे बुरा भला कहने लगे। यहाँ तक कि आज तो चाचा ने भी मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। लेकिन रमन कहने लगा कि मैं नहीं मानता कि फैरी ने ये बात कही है। मैं फैरी को अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन अभी वो इतना बड़ा ना था कि इसकी बात को कोई अहमियत देता। दादी मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी तो रमन ने उनका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर सभी हैरत में पड़ गए थे। रमन कहने लगा, खबरदार, जो आज के बाद किसी ने फैरी को हाथ भी लगाया तो। ये सुनना था कि चाची रमन के सामने आ गई। कहने लगी, तुम कौन होते हो इस झूठी और तवायफ की बेटी के सामने दीवार बनने वाले। वो कहने लगा कि आप लोगों को शर्म नहीं आती। आप लोगों को सिर्फ यही नजर आता है कि फैरी की माँ तवायफ थी। क्या ये नजर नहीं आता कि ये ताऊजी की बेटी है और ताऊजी दादी के ही बेटे थे। इसका मतलब कि हमारे खून में ही वफा नहीं है। ये सुनना था कि एक जोरदार थप्पड़ चाचा ने रमन के मुंह पर मारा। कहने लगे, बहुत जुबान चलानी आ गई है तुम्हें। रमन कहने लगा कि अब अगर जिसने भी फैरी पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बेसहारा नहीं है, इस घर पर इसका भी हिस्सा है, इसका हक है, गुलाम नहीं है, वो मालकिन है और मैं फैरी को इसका हिस्सा दिलवा कर रहूंगा। ये सुनना था कि सबके सब हक्का बक्का रमन की तरफ देखने लगे। रमन ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे स्टोर रूम में ले गया। मैं रो रही थी। मैंने कहा, रमन, तुमने ये सब क्यों कहा? मुझे आदत पड़ चुकी है सब सुनने की और सहने की। वो कहने लगा, यही तो गलत है, अपने लिए आवाज उठाना सीखो, वरना आज के बाद मुझे मत रोकना और मैं रुकूंगा नहीं। मैं तुम्हारी किसी कसम देने पर भी नहीं रुकूंगा। पहली बार उसने आपसे मुझे तुम कहा था, लेकिन इसके बाद मेरे लिए हैरान करने वाली बात ये थी कि सबका रवैया मेरे साथ बदल गया था। मुझे अब कोई भी कुछ नहीं कहता था। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद ही चाचा ने रमन को कहा कि वो बाहर मुल्क जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे, जैसे कि राहुल ने की है। राहुल अब मुझे देखकर रास्ता बदल लेता था। मैं अपने कामों में जुटी रहती थी। रमन बाहर मुल्क जाने के लिए तैयार ना था। मैंने कहा, रमन, तुम्हारे भविष्य का मामला है, तुम्हें जाना चाहिए। कहने लगा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ फैरी। पहली बार मैंने उसे टोका था। मैंने कहा, ये तुम क्यों कहने लगे हो? जैसे पहले आप कहते थे अब भी वही कहा करो। बड़ी हूँ मैं तुमसे। मेरी बात पर कुछ पल वो मुझे बिना आंखें झपकाए देखने लगा, फिर मुस्कुरा कर कहने लगा, जरा मेरे साथ तो खड़ी होकर देखो, पूरे 4 इंच मेरे कद से छोटी हो। फिर कहने लगा, मुझे लगता है कि मुझे कुछ सालों के लिए ये दूरी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए ताकि तुम्हारा भविष्य अच्छा हो सके। इसकी बात को मैं समझी नहीं थी कि इसके बाहर मुल्क जाकर अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद और नौकरी करने से मेरा भविष्य कैसे सुधर सकता था। मैं तो शायद करम जली थी, किस्मत में सिर्फ दुख और गम लिखवा कर लाई थी। अगले दिन रमन मुझे एक वकील के पास ले गया। रमन ने कुछ पेपर वकील से लेकर मेरे सामने रखे और कहने लगा, इस पर साइन कर दो। मैंने कहा, ये कैसे पेपर्स हैं? तो कहने लगा, ये शादी के पेपर्स हैं। मैं उसे हैरत से देखने लगी। कहने लगा, मजबूरी है फैरी, क्योंकि तुम तो उन्हें अपना हिस्सा माफ कर दोगी, इसलिए तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी है कि हमारी शादी हो जाए। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझसे छोटे हो, मेरी शादी नहीं हो सकती। मैं जानती थी इस रिश्ते से कयामत ही आ जाएगी। लेकिन रमन कहने लगा, ये शादी बस कागजी शादी है। जब मैं बाहर मुल्क से वापस आऊंगा तो ताऊजी की सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिखवा कर फैसला तुम पर छोड़ दूंगा। शायद वो मेरी मदद करने के लिए कर रहा था। मैंने साइन कर दिए। हमने ये शादी राज रखी थी। लंदन जाने से पहले रमन मुझसे कहने लगा कि मेरा इंतजार करना फैरी। इस बार इसकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। मैंने हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद रमन अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए 4 साल के लिए बाहर मुल्क चला गया।
फिर तो मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी थी। एक दिन मैं सो रही थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आधी रात का वक्त था। मैं सोच रही थी कि इस वक्त कौन हो सकता है। सब लोग घर के अंदरूनी हिस्से में सोते हैं, सहन में तो कोई भी नहीं होता। फिर कौन आया है? उन्हीं दिनों दादी भी बीमार रहने लगी थी। मेरे दिल में धक्का सा लगा कि कहीं दादी ही मरमरा न गई हो। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने राहुल को देखकर मेरे होश उड़े थे। इसकी आंखें न जाने किस वजह से लाल थी। फौरन से वो कमरे में दाखिल हो गया और दरवाजा भी बंद कर दिया। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मेरा ये कहना था कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। कहने लगा, इस दिन तो बच गई थी, रमन ने तुम्हें बचा लिया था। लेकिन देख लो कैसे मैंने चाचा को तुम्हारे खिलाफ करके रमन को कुछ दिनों के अंदर यहाँ से रफू चक्कर कर दिया है। तुम्हारे हुस्न ने तो मुझे पागल करके रख दिया था, और मैं जब तक अपनी ख्वाहिश ना पूरी कर लूं सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हें छोड़ दूं। अब तुम्हें यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। मैं अपने आप को उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वाकई मेरा वहाँ कोई नहीं था। वो रात मेरे लिए काली सियाही बनकर आई थी और मुझे दागदार कर गई थी। राहुल ने मुझे बर्बाद करके रख दिया था। वो तो कमरे से जा चुका था, लेकिन मैं फिर जी चाहा कि मैं मर जाऊं, अपने आप को खत्म कर लूं। किसी ने भी मुझे अपने खानदान की इज्जत नहीं समझा था, बस तवायफ की बेटी समझा था। आज मुझे भी अपने आपे से नफरत हो रही थी। मैं अपने आप को आज तवायफ से कम नहीं लग रही थी। मैं जानती थी कि अगर मैं सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी सच्चाई पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जिसे मुझ पर भरोसा था वो तो 7 समुंदर पार जा चुका है। मैं जानती थी कि अगर मैं और इस घर में रही तो राहुल मुझे यूं ही रोज बर्बाद करता रहेगा। ये घर मेरे लिए कभी भी सुरक्षित नहीं बन सकता। इसलिए मैंने खुद पर चादर लपेटी और इसी रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी मंजिल क्या है। मेरी आंखें से आंसू बह रहे थे। मैं समझ गई थी कि तवायफ की बेटी चाहे जिस शरीफ बाप की बेटी हो, लेकिन पहचानी हमेशा तवायफ के नाम से ही जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी किसी कोठे की जीनत बन जाना चाहिए। शरीफों की जिंदगी शायद हमारे लिए नहीं होती। मैं यही सोच रही थी और सुनसान सड़क पर तेज कदम उठाती जा रही थी। रात के जिस वक्त मैं घर से बाहर निकली थी, गलियां सुनसान थी, सड़कें भी वीरान थी। मैं नहीं जानती थी कब और कैसे मैं गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी से टकरा कर मैं बहुत जोर से सड़क पर गिरी थी और होश खो चुकी थी। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे सामने एक 50-60 साल की औरत खड़ी थी। मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। मैं उसे क्या बताती? अगर मैं उसे सच बता देती तो शायद वो मुझे दोबारा उन्हीं लोगों में भेज देती जो मेरी सुरक्षा करने वाले कम और बर्बाद करने वाले ज्यादा थे। मेरे सर पर चोट आई थी, इसलिए मैंने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। ये सुनकर वो औरत परेशान सी हो गई थी। मैंने कहा कि मुझे किसी अनाथ आश्रम में भिजवा दे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। लेकिन वो औरत मुझे अपने घर ले गई। वो काफी अमीर औरत थी। उसकी सारी औलाद बाहर मुल्क में सेटल थी। अपनी माँ से सालों बाद ही वो लोग मिलने आते थे। इस औरत की जेंट्स गारमेंट्स बनवाने की फैक्ट्री थी। मैं भी वही काम करने लगी। बहुत सी बेसहारा औरतें इस फैक्ट्री में सिलाई करती थी। मेरा काम वहाँ सुपरवाइजर का था। उन बेसहारा औरतों के लिए इस औरत ने घर लेकर दिए थे। मैं भी अब वहाँ रहने लगी थी। रमन ने मुझे इतना पढ़ा दिया था कि मैं किसी ऑफिस का काम अच्छे से संभाल सकती थी। वो औरत बीमार रहने लगी थी और मुझ पर भरोसा करती थी। धीरे धीरे मैं ऑफिस के बहुत से मामलों को समझ गई थी। मेरी उम्र 24 साल की हो चुकी थी। मेरे कई रिश्ते भी इस दौरान आए, लेकिन मैं रमन की शादी में थी, इसलिए किसी से भी शादी नहीं कर सकती थी। कभी कभी सोचती थी कि वो क्यों मुझे इस बंधन में बांध कर चला गया है। एक बार एक बहुत बड़ा ऑर्डर एक पार्टी ने मुझे देना चाहा। करोड़ों का ऑर्डर था। मैंने फौरन से ऑर्डर स्वीकार कर लिया, लेकिन जब मैंने उसके ओनर से मीटिंग की, न जाने क्यों वो लगातार मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। मैं उससे अपनी फैक्ट्री के बारे में और वर्कर्स के बारे में बता रही थी कि उसे कभी भी हमारे साथ काम करके शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ जैसे वो मेरी बातों से ज्यादा मेरे चेहरे को देखने में दिलचस्पी रखता है। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, उसने फौरन से कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन कर दिया। उसके साइन के बाद जब मैंने साइन किया, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। मुझे कहने लगा, आपका नाम फेरी है। हालांकि मेरे साइन से कोई भी ये नहीं पहचान सकता था कि मेरा नाम क्या है, और यहाँ मैं अपनी सी मालकिन के रखे नकली नाम से जानी पहचानी जाती थी। किसी को भी मेरा असली नाम नहीं पता था। उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में मैंने अपने नाम साइन भी नहीं किए थे। इस अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। पता नहीं क्यों मुझे वो कुछ देखा हुआ सा भी लग रहा था। चेहरे पर हल्की सी शेव थी, खूबसूरत और नौजवान था। बहरहाल मैंने इसका ऑर्डर तैयार करवाना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार वो मेरे घर पर मुझसे मिलने आ गया। चौकीदार ने बताया कि आपसे कोई मिलने आया है।
मैंने जब उसका चेहरा देखा तो मुझे हैरत हुई थी। बहरहाल मैंने उसे अंदर बुला लिया। मैं लॉन्ज में बैठी चाय पी रही थी, बाकी औरतें अपने कमरे में थी। वो आदमी वहीं आ गया। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब बड़ी बेतकल्लुफी से वो मेरे बराबर में बैठ गया, मेरी आंखों में देखने लगा, कहने लगा, फेरी मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैंने कहा था ना मेरा इंतजार करना, कहीं मत जाना। इसकी बात सुनकर मैं सांस लेना भूल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो आदमी रमन होगा। चेहरा बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था, आवाज थोड़ी भारी सी थी। 7 सालों ने तो उसे बदल के रख दिया था। मैं 26 साल की थी और वो 23 साल का, लेकिन जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आंसुओं को पिया था। रमन कहने लगा, फेरी कुछ पूछा है मैंने? मेरा इंतजार क्यों नहीं किया था? मैंने कहा, मैं तवायफ की बेटी थी, इसलिए किसी इज्जतदार घराने में रहने के काबिल ना थी। वो कहने लगा, मेरे साथ चलो फेरी। मैंने कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहाँ इज्जत की जिंदगी जी रही हूँ। वो कहने लगा, है किसका घर है? मैंने इस औरत के बारे में इसे सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, तुमने शादी कर ली? कहने लगा, बहुत पहले ही कर चुका था। इसकी इस बात ने न जाने क्यों मुझे बेचैन कर दिया था। अगर वो घर बसा चुका था तो मुझे क्यों शादी के रिश्ते में बांध रखा था? जी तो चाहा कि इसे कह दूं मुझे भी आजाद कर दो, लेकिन न जाने क्यों मैं कह नहीं पाई। वो कहने लगा, दादी का देहांत हो गया है फेरी, और जानती हो राहुल को कैंसर हो गया है। ये सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा था। मुझे देखकर वो कहने लगा, मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, उसे उसके गुनाहों की सजा मिल रही है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। आज भी मैं अपना होश खो बैठी थी और उसके साथ गले लगकर रोने लगी। अब भी वो मेरे आंसू साफ कर रहा था। मैंने कहा, राहुल ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी रमन, इसलिए मैं घर से भाग गई, क्योंकि मैं जानती थी मेरी बात पर सिर्फ तुम ही भरोसा करते थे। मुझ पर सबने इल्जाम ही लगाने थे, मुझे तवायफ की बेटी ही समझना था। काफी देर होने के बाद मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ था। रमन कहने लगा, गलती तो मेरी थी, मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, तुम मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए जाना पड़ा था कि तुम्हारे लिए एक घर बना सकूं, बहुत सा पैसा कमा सकूं, और आज मैं सब कुछ इकट्ठा कर चुका हूँ, यूँ तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूँ। मैंने कहा, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी बीवी मुझे स्वीकार नहीं करेगी। मैं यहाँ खुश हूँ रमन, तुम जाकर अपनी जिंदगी जियो। वो कहने लगा, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मेरा घर मेरी बीवी के बगैर वीरान है। मैंने कहा, क्यों, कहाँ है तुम्हारी बीवी? वो कहने लगा, मेरे पास बैठी है, लेकिन मेरे घर जाने को तैयार नहीं। ये सुनकर मुझे हैरत का जोरदार झटका लगा था। कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ फेरी, इसलिए तुम्हें शादी के बंधन में बांधकर बाहर मुल्क गया था, ताकि तुम्हें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि जब वापस आया तो पता चला तुम भाग गई हो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की। राहुल को जब कैंसर हुआ तो उसने मुझे सच्चाई बताई कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था और तुम क्यों घर से भागी थी। मैंने रब से रो रो कर तुम्हें मांगा था, मेरे रब ने मेरी दुआ सुन ली। रमन की आंखों में अब भी आंसू दिख रहे थे। कहने लगा, मेरे साथ चलो, तुम्हारे बगैर मैं और मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। मेरा हाथ थामे वो मुझसे कह रहा था। मैंने इनकार नहीं किया था, क्योंकि मैं भी अब अपनी जिंदगी से थक चुकी थी। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गया, जो मेरा असली घर था। धन्यवाद दोस्तों।